गाइस, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर चल रही है यमी यमी टेस्टी टेस्टी गुलाब जामुन बनाने की तैयारी। पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ में मैं शेयर करूँगी, क्योंकि एक तो ये रिक्वेस्टेड वीडियो है और दूसरी चीज़ कि अभी फेस्टिवल का टाइम चल रहा है और बहुत सारे फेस्टिवल जो है ना वो बैक टू बैक आने वाले हैं। तो आप लोग भी घर की बनी हुई जो मिठाइयाँ हैं ना वो ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली को खिलाइए। तो यहाँ पर मैंने जो मावा लिया है वो लिया है 800 ग्राम जितना मावा। एक्चुअली आपने प्रीवियस व्लॉग जो देखा होगा ना, ये उसी के जस्ट बाद का ही वीडियो है। सुबह के मेरे सारे काम हो चुके थे और लास्ट में बस खाना वगैरह खाया और वहीं पर मैंने वीडियो को रोक दिया था। तो खाना वाना होने के तुरंत बाद में मतलब मैं बैठी नहीं थी, जस्ट बाद में मैं लग गई थी गुलाब जामुन बनाने के लिए, क्योंकि करीबन 1 किलो के गुलाब जामुन रहेंगे तो उसको बनाने में मुझे थोड़ा-सा टाइम भी लग जाएगा और यदि मैं बैठ जाऊँगी ना तो फिर वो काम मेरा पेंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर मावा जो है वो मैंने 800 ग्राम मावा लिया है और 800 ग्राम मावे के अंदर मैंने करीबन है ना 150 ग्राम जितना डाला है यहाँ पर मैदा। ये जो रेसिपी है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है, नो फेल रेसिपी। यदि आप फर्स्ट टाइम भी बनाएंगे तो परफेक्ट आपके गुलाब जामुन बनेंगे और आगे बहुत सी दिक्कतें जो है ना गुलाब जामुन बनाने में आती है ना, वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी और उसका ना सॉल्यूशन भी बताऊंगी। तो यहाँ पर देखो, जो मावा था पहले मैंने मावे को अच्छे से हाथ से तोड़ दिया था, ताकि उसमें कोई भी लम्स ना रहे। और उसके बाद में इसके अंदर मैंने डाल दिया है मैदा। तो 800 ग्राम जो रहता है अपना, जो मावा रहता है ना, उसके अंदर मैंने 150 ग्राम जितना डाला था मैदा। मतलब 1 किलो के अंदर आप 1 किलो जो मावा होता है ना, उसमें 200 ग्राम मैदा गिरता है। तो बस उस हिसाब से आप मतलब कर सकते हो कि आधो किलो में कितना जाएगा, वो आप आपके हिसाब से देख लेना। और जब बाकी जितने भी इंग्रेडिएंट्स वगैरह रहेंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी। अब उसके बाद में चाशनी मैंने पहले ही रख दी थी। तो जितना मतलब मावा लिया है ना, तो उतना का उतना ही आपको शुगर लेना है और जितनी शुगर होती है ना, बिल्कुल उसका आधा आपको उसमें पानी डालना है। एक चीज़ और, यहाँ पर जो ये चाशनी होती है ना गुलाब जामुन की चाशनी, इसमें कोई तामझाम नहीं है। मतलब कोई इसमें आपको कोई तार वार बनाना ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बहुत आसान होता है इसकी चाशनी बनाना। तो बस जितनी मैंने शुगर ली थी उसका आधा पानी डाला और उसके बाद में उसको मैंने उबलने के लिए छोड़ दिया। और जैसे ही शुगर मेल्ट होगी और उसके बाद में मेल्ट होने के बाद में मतलब हार्डली 1 मिनट के लिए चाशनी पकाएंगे और चाशनी तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर जो सबसे मेन प्रोसेस होती है ना, जो आप ज़रूर सुनना और अच्छे से फॉलो करना, यदि आप गुलाब जामुन मतलब घर में बनाते हो ना, ज़रूर बनाना। एक बार तो मैं बोल रही हूँ कि आप वीडियो देख के रेसिपी ट्राई ज़रूर करना, जिसने कभी नहीं बनाया हो। तो यहाँ पर जब मैंने मावे के अंदर मैदा डाला था ना, तो वो काफ़ी टाइट हो जाता है। लेकिन इसके अंदर आपको बिल्कुल भी दूध का या फिर पानी का यूज़ नहीं करना। बहुत सारे लोग जैसे ना थोड़ा सा पानी डाल देते हैं या दूध डाल देते हैं, वो कुछ भी नहीं करना, उसके बिना भी बहुत अच्छे बन जाएंगे। हाँ, एक मैंने इसके अंदर ना स्टार्टिंग में 2 टेबल स्पून घी डाला था, क्योंकि ये बाहर का मावा है और मार्केट का जो मावा होता है ना उसमें घी की क्वांटिटी कम होती है। घर का मावा जो होता है ना वो तो प्योर होता है, लेकिन बाहर के मावे में ये क्वांटिटी कम होती है घी की। तो मैंने 2 टेबल स्पून घी डाल दिया था। इससे आपके जो ये गुलाब जामुन है ना, वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। कोई सोडा कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं। गलती से भी आप इसके अंदर ना सोडा मत डाल देना। सोडे से मतलब आगे मैं आपको बताऊंगी क्या दिक्कत आती है। तो उसके बाद में जो मेन प्रोसेस होता है वो होता है कि मावे के अंदर हम जैसे ही मैदा मिलाते हैं, उसके बाद में उसको बहुत अच्छे से आपको नीड करना, अच्छे से गूँथना है। तो मैं मतलब करीबन आपको गूँथने में लगेगा 12 से 13 मिनट। स्टार्टिंग में वो टाइट रहेगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको गूँथेंगे ना, वो धीरे धीरे जो मावा होता है ना वो घी रिलीज़ करने लगेगा और फिर वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा ना, जैसे आपने पानी डाल के आटा लगाया हो ना, बिल्कुल उस तरीके से। तो आपको करीबन 12 से 13 मिनट उसमें देना है और अच्छे से उसको हथेली की हेल्प से आपको ना उसको अच्छे से घिसना है। तो जितनी अच्छे से घिसाई होगी ना, उतना अच्छे से जो गुलाब जामुन है वो सॉफ्ट बनेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने मावा था वो अच्छे से सेट कर दिया है और अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। अब फ्राई आप तेल में भी कर सकते हो, ये आपकी इच्छा है। बट मतलब जो मिठाई होती है ना, मैं मोस्टली मोस्टली नहीं, सारी मिठाइयाँ मैं घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि उसी में अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैंने ये घी ले लिया है और ये जो घी है ना, ये पतंजलि का घी है। मैं वैसे बाहर का घी जो है वो कम ही लेकर आती हूँ। जो घर पे मलाई का घी होता है ना, उससे काम चल जाता है। लेकिन जब कभी कुछ एक्स्ट्रा काम होता है ना, मिठाई वगैरह बनाते हैं, तब फिर मुझे बाहर से घी लाना होता है। तो बाहर से या तो मैं जहाँ से दूध आता है, जहाँ से दूध मतलब आता है ना डेयरी से, वहाँ से घी मंगा देती हूँ। और कई बार अगर वहाँ पे घी नहीं होता है, फ्रेश घी ना, तो फिर मैं पतंजलि का घी मंगाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने घी गर्म करने के लिए रख दिया है और यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पोर्शन जो है वो मावे का लिया है और बाकी के मावे को आपको ढक देना है तुरंत ही, क्योंकि जैसे हवा लगेगी ना, तो हवा से फिर उसके ऊपर है ना एक लेयर बन जाती है कड़क सी, तो वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए।
तो यहाँ पर बस मैंने ना मतलब कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जितना मतलब घी रखा उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है, बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन एक साथ में फ्राई करने के लिए नहीं डालने हैं। और उसके बाद में इसको आपको बिल्कुल अच्छी से राउंड शेप देनी है, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने क्योंकि ये फूल के वैसे भी डबल हो जाएंगे। सो गाइस यहाँ पर गुलाब जामुन जो है वो मैंने बना दिए हैं, एकदम गोल मटोल से हैं, कोई भी इस पर क्रैक नहीं, आप देख रहे होंगे एकदम इवन सी मैंने शेप दी है। और अब उसके बाद में इसको डालेंगे घी में। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर और भी ध्यान रखनी है कि जब आप घी में डालेंगे ना, तो घी बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, सिर्फ घी को आपको मेल्ट करना है और उसके बाद में घी की सॉरी गैस की आँच जो है ना आपको कम कर देनी है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि घी जो है वो गर्म हो गया था, तो फिर मैंने गैस बंद कर दिया था। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आपको लग रहा है कि घी काफ़ी तेज़ गर्म हो गया है, तो आप गैस को बंद कर दो, थोड़ा-सा घी को ठंडा होने दो और उसके बाद में डालो। तो जैसे ही मैंने गुलाब जामुन डाले, आप देख रहे हैं कि कोई भी बबल्स नहीं है। तो इसी तरीके से आपको उसमें डालने हैं और उसके बाद में फिर आपको गैस जो है ना वो ऑन कर देना है और लो फ्लेम पर ही इसको पकाना है। एक बैच को फ्राई होने में लगेगा करीबन 10 मिनट और बिल्कुल अच्छे से आपको उलटते पलटते हुए, स्टार्टिंग में इसको ज़्यादा हिलाना-डुलाना नहीं है क्योंकि काफ़ी डेलिकेट होते हैं तो वो बिखर जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि दिक्कतें क्या आती है। आपको लग रहा होगा कि हाँ, बहुत आसान है, बन जाते हैं, लेकिन मैं कई सालों से बना रही हूँ तो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है। लेकिन आप फर्स्ट टाइम बनाएँगे तो हो सकता है कि गुलाब जामुन घी में आप डालो तो बिखर जाएँ। हो सकता है कि आप घी में डालो, बिखरे तो नहीं लेकिन वो एकदम टाइट पत्थर जैसे हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आप चाशनी में डालोगे तो वो चाशनी एब्जॉर्ब ही नहीं करेंगे। तो ये 3 चीज़ें गुलाब जामुन के साथ में होती है। तो पहली चीज़ तो ये कि आपको मैदा कितना डालना है, जैसा मैंने आपको बताया है कि 1 किलो जो मैदा होता है, सॉरी मावा होता है, 1 किलो मावे में आपको 200 ग्राम मैदे का यूज़ करना है। बाहर का यदि मावा है तो आपको उसके अंदर 2 टेबल स्पून घी ऐड कर देना है, ठीक है? और उसके बाद में आपको सोडे का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। आटे को आपको सॉरी जो मावा होता है ना उसको बहुत अच्छे से नीड करना है 10 से 12 मिनट तक, जब तक कि वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। और तीसरी चीज़ कि जब आप फ्राई करते हो तो आपको आँच कम रखनी है, घी जो है वो तेज़ गरम नहीं होना चाहिए। बस, तो बहुत ही आसान है गुलाब जामुन बनाना। और मैंने मतलब करीबन कितने हो गए थे, 1 किलो पूरा मटेरियल हो गया था। 800 ग्राम तो मावा था और उसके अंदर मैंने 150 ग्राम जितना क्या मिलाया था, ये मैदा मिलाया था। तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था क्योंकि फ्राई करने में टाइम लगता है, बाकी तो प्रिपरेशन तो बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन हाँ, 1 घंटे के अंदर मेरे ये सारे 1 घंटे से भी कम टाइम में गुलाब जामुन बन गए थे। तो आप देख सकते हो कि एकदम परफेक्ट गुलाब जामुन बने हैं। और इतनी खुशी मिलती है कि जब आप कोई चीज़ बनाओ घर पर और एकदम परफेक्ट बनती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस बार के तो गुलाब जामुन जो बने थे ना, वो तो एकदम 100% नो फेल रेसिपी आप बोल सकते हो, बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पर गुलाब जामुन तो बन चुके थे, अब बारी आती है बाकी के काम करने की। तो सुबह के तो काम मेरे सारे हो चुके थे, सिर्फ़ किचन की क्लीनिंग का काम था और बर्तन जो थे वो सारे सपना दीदी ने साफ़ कर दिए थे। मतलब बर्तन बहुत सारे, भी घर में इतने सारे लोग हैं ना, तो फिर क बर्तन ज़्यादा ही हो गए थे। तो इधर मैं एक तरफ गुलाब जामुन मैं बना रही थी और दूसरी तरफ सपना दीदी ने बर्तन साफ़ कर दिए थे। तो मिल-मिल के ही हम लोग बहनें जो है ना वो काम कर लेते ताकि काम हमारे जल्दी हो जाए। अब ये जो घी है ना जिसमें मैंने गुलाब जामुन फ्राई करे थे, तो इसको मैंने एक ना अलग से बर्तन में ही निकाल दिया है, क्योंकि इसको ना रोटी के ऊपर डाल के खाएँगे ना तो मतलब अच्छा नहीं लगता है टेस्ट, क्योंकि घी को जैसे हमने कई बार गर्म कर दिया है ना फ्राई करने के लिए, तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो इसका मैं क्या करूँगी कि उसके अंदर जैसे ना बच्चों के लिए हम पराठे वगैरह बनाते हैं, स्कूल जाते हैं तो उनके जो पराठे वगैरह बनते हैं, तो मैं उसमें डाल दूँगी, या फिर जैसे ना आटे में मोइन वगैरह डालना है, तो उसके अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और या फिर जैसे ना दाल वगैरह बनानी है या कढ़ी वगैरह बनानी है, तो उसके अंदर तड़का इस वाले घी का लगा सकते हैं। तो फिर है ना पता भी नहीं चलेगा और घी का अच्छे से यूज़ भी हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अलग निकाल दिए और उसके बाद में बर्तन सपना दीदी ने साफ़ कर दिए थे और किचन तो खैर गंदा हो ही गया था, क्योंकि अगर मिठाई वगैरह बनाओ ना तो फिर तेल घी के इधर-उधर हाथ लगते हैं। तो फिर मैंने पूरे ही जो प्लेटफ़ॉर्म था ना उसको अच्छे से आज मैंने क्लीन किया। धोया तो नहीं था लेकिन जैसे धोते बिल्कुल उसी तरीके से मैंने साफ़ किया। और अभी बस दोनों ही प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से क्लीन करूँगी। और फिर मतलब आंटी, आप समझ लो कि मेरा ये काम जो था ना वो होने ही आया था और आंटी भी आ गई थी। उसके बाद में लास्ट में उन्होंने किया था झाड़ू पोछा। और फिर हमारी आज प्लानिंग ये थी कि थोड़ा-सा सपना दीदी को बाहर कुछ एक आध सामान लेना है, तो उसने बोला था कि अपन चलेंगे। फिर उसने ये भी बोला था कि अगर थकान हो गई हो तुझे ना तो रहने देना, बट मैंने कहा नहीं, थकान तो होती रहेगी, थोड़ा-सा बाहर जाके आएँगे ना तो अच्छा लगेगा। मौसम भी अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश सुबह से हो रही थी, अभी तो बारिश नहीं हो रही लेकिन मौसम अच्छा है।
तो बस काम से फ्री होने के बाद में फिर हम दोनों बहनें जाएगी बाहर छोटे मोटे काम निपटाने उसको भी, और मुझे भी कुछ एक आध काम है तो वो काम करने के लिए हम जाएंगे बाहर। और सपना दीदी को आए हुए 2 दिन हो गए, 2 दिन किधर निकल गए पता ही नहीं चला। और आज वो शाम को जाने के लिए बोल भी रही है, तो मैंने बोला शाम को मत जाना, रात को जाना, थोड़ा-सा टाइम तो स्पेंड करें, फिर दोबारा पता नहीं कब मिलना होगा। तो बस ऐसा ही है, बहनें तो जितने भी दिन साथ में रहे कम ही लगता है, और 1-2 दिन तो मतलब बहुत बहुत ही कम हो जाते हैं, लेकिन वही है ना, ज़िम्मेदारियाँ सबसे ऊपर। चली रहो। हाँ, फिर तो बताइए। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय न्यू डे। तो यहाँ पर अब मैं आपसे सीधे नेक्स्ट डे मॉर्निंग मिल रही हूँ। कल शाम को सपना दीदी चली गई थी 8 बजे के करीब, और फिर उसके जाने के बाद में ना कुछ भी मन नहीं हो रहा था, मतलब एकदम सूना सूना सा लग रहा था ना, क्योंकि 2 दिन तो ऐसा था ना कि मतलब कैसे निकले कुछ भी पता नहीं चला। और फिर वो चली गई, उसके बाद तो फिर मेरा कुछ भी करने का मन ही नहीं हुआ, ना मैंने कुछ शूट किया। और यहाँ पर बस अभी दूसरा ही दिन है, और बच्चे यहाँ पर बस अभी स्कूल जाने वाले हैं, तो बस उनकी यहाँ पर चल रही है लंच बॉक्स की तैयारी। और लंच बॉक्स में आज मैं बना रही हूँ ये सूजी के ढोकले। तो जो सुबह मैं उठी थी 5:30 बजे के करीब ना, तभी उठते से ही सबसे पहले मतलब मैंने ना पानी छानने के बाद में सूजी जो थी ना वो मैंने आज भिगोई नहीं थी, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं होता है। तो मैंने क्या करा कि डायरेक्ट ही जैसे ना सूजी का घोल किया, और उसके बाद में मैंने ढोकले चढ़ा दिए थे। तो उससे क्या होता है ना कि 15 मिनट के बाद में मैंने गैस बंद कर दिया, और उन दोनों ही प्लेट को मैंने ना बाहर निकाल दिया था, ताकि वो ठंडी हो जाए। और उसके बाद में फिर मैंने जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी थी, झाड़ू वगैरह निकालना था, जो भी छोटे मोटे काम होते हैं वो सारे मैंने किए। और बस यहाँ पर मैंने तड़का लगा दिया था, और बच्चे रेडी हो चुके हैं और दोनों स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद में बज गई है 7। अब 7 बजे के बाद में जो हमारी रियल ड्यूटी होती है ना वो स्टार्ट होती है। मतलब रियल ड्यूटी तो क्या, सुबह उठते हैं तब से ही हमारी ड्यूटी तो स्टार्ट हो जाती है, बस ये है कि थोड़ा-सा जल्दी उठ जाती हूँ तो सॉरी। तो मतलब 5 10 15 मिनट का 20 मिनट का टाइम खुद के लिए निकल जाता है, और अगर वो भी जल्दी ना उठूँ ना तो वो टाइम भी फिर है ना नहीं मिल पाता है। बट हाँ, आज टाइम से उठ गई थी तो थोड़ा-सा समय निकाल दिया था। तो बहुत दिन हो गए, मतलब जो रूटीन थी ना मेरी डिस्टर्ब ही थी। गिरजा आई थी पहले, फिर उसके बाद में सपना दीदी आई, और फिर बारिश भी इतनी ज़्यादा यहाँ पर हो रही थी ना लास्ट 5-6 दिनों से। तो मतलब पूरी रूटीन मेरी डिस्टर्ब थी। तो पूरे 5 से 6 दिन बाद में अब मैं फिर से अपनी रूटीन में आई हूँ। तो आज ये है कि एक तो बारिश भी नहीं है, सुबह से भी मैंने बारिश मतलब सोचो मैं उठी तब से बारिश नहीं हुई है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपनी रूटीन में फिर से लग जाती हूँ, और काम तो बहुत सारे हैं। और एक हाँ, कमेंट्स मुझे बार-बार ये आ रहे हैं कि श्रद्धा तुम्हारे पर्यूषण नहीं चल रहे हैं क्या? पर्यूषण चल रहे हैं तो पर्यूषण के व्लॉग नहीं डाल रही हो? तो थोड़ा-सा आप लोग रुकिए, वेट करिए। सब कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। अभी पर्यूषण हमारे नहीं स्टार्ट हुए हैं। मैंने कमेंट्स के थ्रू बता दिया था, तो 28th से हमारे पर्यूषण स्टार्ट होंगे। अब ये पर्यूषण क्या होता है, कुछ जो नए लोग हैं उनको पता भी नहीं होगा कि पर्यूषण पर्व क्या होते हैं। तो मैं सब कुछ आप लोगों के साथ में धीरे-धीरे शेयर करूँगी। बस आप मेरे व्लॉग्स के साथ में बने रहिए, मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हर साल मैं पर्यूषण के वीडियोज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। पूरे 10 दिन के तो नहीं, लेकिन बीच-बीच में जो क्लिप्स मैं बनाती हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ बहुत ही अच्छे से। तो इस बार भी करूँगी। बस आप मेरे वीडियोज़ जो है ना वो रेगुलर देखेंगे तो। और एक कहाँ एक कमेंट मुझे कल ये भी आया था कि आप वीडियो मतलब मेरे जो वीडियो है ना उसका नोटिफिकेशन उन्हें नहीं जा रहा है। तो वीडियो का नोटिफिकेशन डियर आपको तभी जाएगा ना कि जब आप मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब करेंगे, और उसके बाद में जो पास में बेल बटन होता है ना उसको क्लिक करेंगे, तभी आपको मेरे चैनल का वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आएगा। तो बस ये कुछ आप लोगों के कमेंट्स के आंसर थे। और हाँ, एक चीज़ और, बीच में मैंने एक वीडियो में बोला था कि जो भी मेरे वीडियोज़ के अंदर जो कमेंट्स करते हैं उन सभी का मैं नाम लूँगी, तो बहुत ही जल्दी लूँगी। टाइम नहीं मिल पा रहा है एक्चुअली। और दूसरा ये कि जब एडिटिंग करने बैठती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ। अभी भी पता है पूरा ही वॉइस ओवर हो गया है, बिल्कुल लास्ट में आने के बाद में मुझे याद आया। लेकिन हाँ, बहुत जल्दी आप सभी के मैं नाम लेने वाली हूँ। तो बस आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट्स करिए, ताकि मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम अपने वीडियोज़ के अंदर लूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बच्चों के स्कूल जाने के बाद में चाय वाय मैंने पी। उसके बाद में जैन साहब तो नहा के चले गए थे मंदिर, और मैं लग गई हूँ अपने यही क्लीनिंग का काम। और आज मतलब क्लीनिंग जो है वो मैंने
मतलब जल्दी-जल्दी वाली ही करी है, ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो कुछ नहीं करी है। अभी ये बच्चों वाला जो रूम है ना, यहाँ पर मैंने बच्चों का जो स्टडी टेबल है ना, इसको अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि लास्ट 5-6 दिनों से मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया था। क्योंकि काम ये था ना कि सब लोग मिल के कर रहे थे। मेरी जो ड्यूटी लगती थी ना, वो किचन में लगती थी। तो बाहर का काम जो था ना, वो पहले गिरजा कर रही थी, फिर उसके बाद में कभी बच्चे कर रहे थे, कभी सपना दीदी, मतलब सब लोग कर रहे थे। लेकिन अभी आज फिर मैंने सोचा कि चलो अच्छे से कर देती हूँ। और ये बेड के साइड में जो दोनों साइड टेबल लगे हुए हैं ना, तो आज मैं इनको हटा के और थोड़ा सा आगे कर दूँगी, ताकि जब आंटी आएगी ना तो पीछे से वो अच्छे से झाड़ू और पोछा कर लेगी। और ये कैरम और साथ में एक वाइट बोर्ड मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, तो काफ़ी ना इस पे धूल मिट्टी जम गई थी, और ये बिल्कुल विंडो के पास में पड़ा हुआ है ना, तो बाहर से जैसे ना बारिश तो खैर अंदर नहीं आती, बारिश का पानी तो अंदर नहीं आता है, लेकिन जैसे हवा बहुत ज़्यादा चलती है और बारिश की वजह से जैसे धूप बिल्कुल भी नहीं है ना, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये एकदम ये हो गया है, थोड़ी सी जो वुडन होती है ना, वो थोड़ी सी जैसे ना फूल सी गई है। तो अभी मैंने उसको है ना हटा दिया है। और ये व्हाइट बोर्ड तो जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं इसी पर ही बच्चों को लिख लिख के और पढ़ाती थी। और कई बार जैसे मैथ्स के क्वेश्चंस वगैरह होते थे ना, तो मैं इसी के ऊपर बच्चों को सॉल्व करने के लिए देती थी, तो बच्चे बहुत खुश होकर पढ़ते थे। लेकिन अब तो मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो इस व्हाइट बोर्ड का कोई भी यूज़ नहीं है। तो अभी मैंने इसको रखा हुआ है, मैंने एक्चुअली इसको उर्विक के लिए रखा हुआ है। उर्विक थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा ना, फिर उसके बाद में मैं इसको गिरजा को दे दूँगी, ताकि वो उसको पढ़ाएगी इसके ऊपर। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही जो साइड टेबल है उनको आगे कर दिया है, और कितनी सारी धूल मिट्टी जो है ना वो पीछे जमी हुई थी। और बस अभी यहाँ पर मेरे डस्टिंग क्लीनिंग का काम जो है ना, वो तो पूरा हो गया था। और उसके बाद में ये कुछ कपड़े थे जो यहाँ पे पड़े थे, जो कि मैं भूल ही गई थी। जो बेडरूम में कपड़े थे वो तो मैंने वहाँ बैठ के समेट ही दिए थे, और ये वाले कपड़े मेरे दिमाग से निकल गया, क्योंकि आजकल कपड़े सुखाने का काम जो था ना, वो मैं नहीं कर रही थी। 2 दिन से सपना दीदी कपड़े सुखा रही थी, तो मैं भूल ही गई थी। अभी यहाँ पर आई, देखा तो कपड़े पड़े थे, तो सारे कपड़े सूख गए थे, खाली एक टी शर्ट जो था ना वो गीला था, तो उसको मैंने वहीं रहने दिया। और अब इन कपड़ों को मैं बाद में ही फ़ोल्ड करूँगी, क्योंकि अब आगे मुझे करनी है लंच की तैयारी, तो फिर लेट हो जाएगा। तो बस ये इसी तरीके से मैं अपने काम जो है ना वो करती रहती हूँ। लेकिन ये ना कि सुबह-सुबह ना अपने दिन को प्रोडक्टिव बनाना है, तो थोड़ी-सी एनर्जी जो है वो अपने अंदर रखनी पड़ेगी। और एनर्जी जो है वो आपको कैसे मिलेगी, तो इसके लिए भी मैं बहुत सारे टिप्स आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। तो पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है, और हेल्थ का ध्यान आप तभी रख पाएँगे जब आप अच्छा-अच्छा खाएँगे, अच्छा-अच्छा पिएँगे, अच्छी-सी नींद लेंगे, एक अच्छी-सी सोच रखेंगे, तभी आप अपने आप को फिज़िकली और मेंटली फिट रख पाएँगे, और तभी आप अपने दिन को प्रोडक्टिव बना पाएँगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो सिर्फ़ सुनने से नहीं होगी, ये सब चीज़ें आपको धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करनी पड़ेगी, और जब आप करेंगे ना तो धीरे-धीरे वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। और जैसा कि मैं बोलती हूँ ना कि हमेशा आप अपनी एक रूटीन सेट करके रखिए, तो रूटीन सेट करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप अपने आप को मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वो करें कि आप तक जितना काम नहीं भी हो पा रहा है ना, आप उससे भी ज़्यादा अपने ऊपर बर्डन डालें, वैसा बिल्कुल भी नहीं करना है। बस काम को आप थोड़ा-सा डिवाइड करके करिए, तो काम आपके अच्छे से मैनेज हो जाएँगे। तो सारा ही डस्टिंग क्लीनिंग का काम तो हो गया था। लास्ट में मुझे ये लग रहा था कि ये वाली ग्रिल जो है ना, यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है, क्योंकि अभी जैसे उर्विक भी था ना, तो वो खाते-पीते कई बार चीज़ें गिरा देता था, और बहुत दिन से मैंने साफ़ भी नहीं करी थी, तभी मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर दिया है। और फिर उसके बाद में अब मैं सीधे ही जाऊँगी किचन में, करूँगी लंच की तैयारी। और आज लंच में मैं बनाऊँगी दाल-चावल, जो कि रोज़ बनते हैं। और उसके बाद में यहाँ देख लो आप, कितनी सारी डस्ट निकली ना, इतनी सारी मिट्टी है। वीडियो में तो मतलब ना आधा ही दिख रहा है, इतनी बारीक-बारीक सी धूल मिट्टी निकली थी। और अभी मेरे पास में टाइम नहीं था, बाकी मैं ना वैक्यूम से उसको अच्छे से क्लीन करती। और अब यहाँ पर दाल जो थी वो मैंने चढ़ा दी थी, चावल मैंने भिगो दिए थे और आटा भी लगा दिया था। और उसके बाद में मैं बैठ गई थी आराम से यहाँ पर, क्योंकि मुझे बनानी है किकोड़े की सब्ज़ी। तो अभी जैसे सीज़न इसी का चल रहा है, और ये सब्ज़ी हेल्दी भी बहुत है, थोड़ी-सी कॉस्टली तो है, हमारे यहाँ पर अभी ये 200 रुपये किलो मिल रही है। लेकिन हाँ, खाने में सबको अच्छी लगती है। कई बार जैसे ना बच्चे नहीं खाते ये वाली सब्ज़ी, लेकिन मेरे दोनों बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो इसीलिए फिर मैं जब मिल जाती है ना, तो मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पर इसकी भी सब्ज़ी बनेगी, और इस वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। आगे का जो वीडियो रहेगा वो आपको आगे नेक्स्ट व्लॉग में देखने मिलेगा। और ये वाला वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बस हाँ, हाइप ज़रूर देना। आजकल आप लोग कोई हाइप नहीं कर रहे हो, तो हाइप ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन के पास में ही आप उसको स्वाइप करेंगे, तो वहाँ पे हाइप के थ्रू आप मुझे
मेरे वीडियोस को पॉइंट्स दे सकते हो तो वो ज़रूर करना, और जो जो भी मुझे हाइप दे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता चले कि मेरी कौन कौन सी प्यारी प्यारी सब्सक्राइबर जो है वो मुझे पॉइंट्स दे रही है। ठीक है, तो चले मिलूँगी एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।